अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम और मैं हूं आदिल निज़ामी। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का आज के सिचुएशन रूम में हम तस्करा करेंगे। पाकिस्तान में तो हालात बड़े नॉर्मलाइज हैं, लेकिन भारतीय मीडिया अगर देखें भारतीय जो क़यादत है उसके बयानात देखें तो एक जंग की फ़ज़ा उनकी जानिब से कह के बनाने की कोशिश की जा रही है। पहलगाम में जो वाक़या हुआ इंतहाई काबिल अफसोस वाक़या था। पाकिस्तान ने उसकी ना सिर्फ मज़म्मत की बल्कि साथ हर किस्म के ताउन की भी पेशकश की कि जो भी माजी में भी हमने देखा है कि पाकिस्तान इस तरह की कोई भी वहाँ टेररिज्म होती है पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा कि अगर आपको कुछ भी चाहिए तो पाकिस्तान आपकी मदद करने को तैयार है। लेकिन भारतीय इल्ज़ामात, भारतीय जो हट धर्मी है वो हर मौका पर हमें देखने को मिलती है। आबी जारिया सफारती सतह पर पाकिस्तान को तनहा करने की इस बार भी कोशिश भारत की जानिब से की गई है। पाकिस्तान ने भारतीय इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया है। इसके साथ साथ तुर्की ब तुर्की पूरी सूरत हाल पर पाकिस्तान की जानिब से जवाब भी दिया गया है। आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एक करारदाद मंजूर, 25 करोड़ पाकिस्तानियों का नुमाइंदा आवान है। तमाम पॉलिटिकल सियासी जो क़यादत थी वो यक जुबान दिखाई गई। उसमें क्या कहा गया ये पहले आपको बता देते हैं। उसका मतन क्या था? पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है, करारदाद का मतन था ये। पाकिस्तान भारत के तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चला रही है। भारत की तरफ से किसी भी किस्म की मुहिम जोई की गई तो उसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। किसी किस्म का एडवेंचर जितना भारत माजी में भी करता रहा है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तानी कौम उसका बाखूबी उनको जवाब देते रहे हैं और यही इस बार भी इरादा लग रहा है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी जो कौम है इस पूरी सूरत हाल पर हमें यकजा दिखाई दे रही है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जितनी भी सियासी कायदीन थे उन्होंने क्या कहा ये भी आपको सुनवा देते हैं। हमारा यूनानिमस रेजोल्यूशन बना है, मैं उसके लिए भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ लीडर ऑफ द अपोजिशन का, तमाम अपोजिशन पार्टीज का और हुकूमत और अलाइज का कि ये एक ऐसा मामला हुआ है और है जिसके ऊपर हमेशा इस हाउस ने, इस कौम ने यूनानिमिटी दिखाई है। ये जो रेजोल्यूशन हमने पास किया ये तो हमारा फर्ज भी था। हम समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में सबको इकट्ठा होना चाहिए और एक ही मैसेज जाना चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी पे जो ऐलानात किए हैं हम आपके साथ शाना बेशाना खड़े होंगे। हम ना सिर्फ पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का इंडस का केस उठाएंगे और भारत का इस फैसले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये आपने पाकिस्तानी पॉलिटिकल क़यादत का दो टोक मौक़िफ़ सुन लिया कि किसी भी किस्म की जारियत की गई, वो आबी जारियत हो, सफारती सतह पे हो या कहीं भी कोई एडवेंचर करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तानी कौम तैयार है, आपको इसका अब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन भारत में जो एक गोदी मीडिया है वो इश्तियाल अंगेज़ी कर रहा है, जहर फिशानी कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ और एक जंग का माहौल जो है उसको पैदा करने की उसकी जानिब से कोशिश की जा रही है। लेकिन इंडिया में भी कुछ ऐसे ब्रेन मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको मालूम है कि उनकी कैपेसिटी कितनी है, कैपेबिलिटी कितनी है और किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ वो कुछ कर सकते नहीं कर सकते। इंडियन एक साबिक कोर कमांडर वो क्या कह रहे हैं ये भी आपके सामने रख देते हैं। We do not have the technological edge that is required, where you can do such things with impunity. We do not have that kind of technological edge either in missile power or in drones or in air power or in terms of even our naval power. We don't have that kind of an edge that we can do it with impunity. Pakistan will do a quid pro quo. In any case, all such actions are a two-way street. It's not one way. ये आपने सुन लिया, भारत के साबका एक ऑफिसर है, मिलिट्री ऑफिसर है, वो बता रहे हैं कि क्या अहलियत है उनके पास और जो अहलियत है वो हमने 27 फरवरी 2019 को भी देख ली थी जब एक एडवेंचर करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान ने किस तरह से उसका जवाब दिया। ये सिर्फ ना पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर ने उसको देखा। अब भारत अपनी जो एक कमज़ोरी है उसको दूर करने के लिए एक अपना जो साथी है इजराइल, इस हवाले से खबरें आ रही हैं कि उनके कुछ ट्रूप्स कोई 15 से 20 एहलकार कुछ इक्विपमेंट के साथ श्रीनगर आए हुए हैं। क्या प्लान कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, इस बार कौन सा मिस एडवेंचर करने की कोशिश होगी, इस पर बात कर लेंगे। सबसे पहले मैं अपने मेहमान के सामने तारुफ कराता चलो। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब, हम स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ वीडियो लिंक पर लाहौर से होंगे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। अमर बिलाल सूफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद है, बैनुल-अक़वामी अमूर के और बैनुल-अक़वामी जो लॉ है उसके माहिर। आगे चलकर आसमा शिराजी साहब अभी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगी। अब साहब आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। ये जो एक एडवेंचर करने की कोशिश और अब इजराइल बैक कर रहा है कुछ उनके ट्रूप्स इक्विपमेंट के साथ, कैसे इस पूरी सूरत हाल को देखेंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये नेक्सस नया नहीं है, इजराइल की एक हिस्ट्री है ये इंडिया के सपोर्ट की। 65 वार में दे सपोर्टेड इंडिया, 71 में किया और इसके बाद जब हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था तो एक बुक लिखी गई डिसेप्शन, उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे साइटेंस को मॉनिटर किया एंड सब्सिक्वेंटली उन्होंने प्लान किया टू स्ट्राइक एट काहोटा जो हमारे एटॉमिक जो रिसर्च सेंटर था उस वक्त।
और उसके लिए उन्होंने एक काहुटा का मॉडल बनाया था। निगेव डेजर्ट है साउथ ऑफ इसराइल में, वहाँ पे दे कैरिड आउट रिहर्सल्स, लेकिन हमें पाकिस्तान को इतला मिल गई थी, तो अकॉर्डिंगली द मैसेज वाज सेंट टू देम कि इसमें आप करेंगे तो फिर आपको नुकसान होगा। सिमिलरली 98 में जब एटॉमिक एक्सप्लोजन्स हमने करने जा रहे थे, उस वक्त भी प्लानिंग थी कि इंडिया के राजस्थान गुजरात से दे विल स्ट्राइक पाकिस्तान, तो अगेन प्रीएम्प्ट हम लोगों ने किया। कारगिल में अगेन दे सपोर्टेड इंडिया, जब वहाँ पर उन्होंने उनको मिसाइल्स और दूसरे वेपन्स दिए हैं। और इसके अलावा जो 26 फरवरी को जो बालाकोट वाला सो कॉल्ड ट्री अटैक था, उसमें जो मिराज तैयारों में जो मिसाइल्स लगे थे स्पाइस 2000, वो भी इजराइल के थे। और सब्सिक्वेंटली देखें कि जो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो मॉडल चल रहा है वो इजरायली मॉडल है। वहाँ पे आप देखें जो सेटलमेंट्स का कंसेप्ट है, जिस तरह डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, और इस तरह देखें 83,000 को डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स दिए हैं, नए सेटलमेंट्स की वहाँ पे बात कर रहे हैं। और इसके अलावा ये है कि जो अबाउट जो बॉर्डर है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वर्किंग बाउंड्री है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसके फेंसिंग में दे हैव कंट्रीब्यूटेड बाय प्रोवाइडिंग देम स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम। तो एक पूरा सर्वेलेंस सिस्टम भी है। सो राइट फ्रॉम 65 वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और हर लिहाज से कर रहे हैं। अब प्रेजेंस उनकी इट इज़ एक बड़ा डेंजरस सिग्नल है। इट मीन्स दे आर अप टू समथिंग। अगर 10 to 15% है तो इसका मतलब है वो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, टेक्निकली सपोर्ट कर रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग देम सम हेल्प, लेकिन टाइमली दे हैव बीन डिटेक्टेड। पाकिस्तान उसके लिए जो इस तरह का कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हम रेडी बैठे हैं। चले मुजम्मिल साहब, एक जो हम हीट देख रहे हैं हमारे ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, आप फील कर रहे होंगे उसको, और उसको जो इंडियन मीडिया है खसूसन वहाँ के जो पॉलिटिशियन है उसको मजीद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जो एक सेंटीमेंट है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, ये हमने देखा है कि जब भी नरेंद्र मोदी जो हैं वो इंडिया में मुश्किल में होते हैं तो वो पाकिस्तान के साथ कशीदगी पैदा करते हैं और वॉर हिस्टेरिया पैदा करते हैं। इलेक्शन भी आपको याद है, वो इलेक्शन पे भी हम सबको पता था इलेक्शन चल रहा है, लिहाजा सरहदें गर्म हैं। इलेक्शन में वो पाकिस्तान से तनाज़ा पैदा कर लेते हैं क्योंकि वो एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट पे इलेक्शन लड़ते हैं, हिंदुआता पे इलेक्शन लड़ते हैं। अब भी वहाँ पर जो मुस्लिम बिल था जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग आई, और उसके अलावा भी वहाँ चूँकि डिवीजन बहुत थी और अपोजिशन मजबूत हो रही थी और मोदी पोलिटिकली मुश्किल में थे, तो मुझे लगता है कि उन्होंने दोबारा अपने खुद को क्राइसिस से निकालने के लिए फिर पाकिस्तान के साथ टेंशन क्रिएट की है। और ये उनकी एक लंबी हिस्ट्री है। जब से मोदी आए हैं हम देखते हैं कि वो जब भी अपने क्राइसिस का शिकार होते हैं वो पाकिस्तान से टेंशन पैदा करते हैं, एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट पैदा करते हैं, मीडिया को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ करते हैं, एक वॉर टाइप सिचुएशन बनाते हैं और उसके नतीजे में उससे पॉलिटिकल गेन हासिल करते हैं। चाहे हम वो उनकी फेक सर्जिकल स्ट्राइक ले लें, चाहे इलेक्शन में उन्होंने ख़ुद को चौकीदार कह के वो और कि जी हम भारत का तहफ़्फ़ुज़ करने निकले हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल को गर्म कर लिया। हमने तब देखा बहुत लाइन ऑफ कंट्रोल गर्म थी। तो ये मोदी का पुराना स्टाइल है कि वो इंडियन पॉलिटिक्स में डिफीट खाने लगते हैं और उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स उनको टफ टाइम देने लगते हैं, तो वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हैं अपनी सियासत को बचाने के लिए। और इस बार भी मुझे ये लगता है कि मोदी अपनी सियासत को बचाने के लिए वही पाकिस्तान से वॉर हिस्टेरिया पैदा कर रही हैं ताकि वो अपने मुल्क में वॉर का एक माहौल बनाकर और फिर कहें कि ये तो जंग की सूरत हाल है, लिहाजा सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए और मैं तो पाकिस्तान से जंग करने जा रहा हूँ, ये है वो है, ताकि अपने पॉलिटिकल टर्मोइल से कवर अप कर सकेंगे। जो बिहार में एक स्टेट का इलेक्शन भी हो रहा है, जिस तरह सऊदीया से वापस आ रहे हैं तो वहीं पर गए और वहीं पे जो पाकिस्तान के बारे में जो उन्हें जहर फिशानी की उन्होंने वहीं बिहार में जाके की। चलें अहमद बिलाल साहब, ये हम देख रहे हैं आप बैनुल-अक़वामी जो कवानीन है उसके एक्सपर्ट हैं, इजराइल बैक कर रहा है, उसके जो है उनके बारे में कुछ इतलात हैं कि 15 से 20 ग्राउंड पे श्रीनगर में मौजूद हैं, वेल इक्विप्ड हैं, वह ट्रेन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो ये बैनुल-अक़वामी जो कवानीन है वो इस हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि कश्मीर की जो खसूसी हैसियत है यूनाइटेड नेशन के तहत वो भी दुनिया के सामने है। जी देखिए, कश्मीर का तो सिचुएशन ये है कि वो तो इंडिया का मौक़िफ़ है कि आर्टिकल 370 ख़त्म हो गया, ये स्पेशल स्टेटस ख़त्म हो गया और ये कि जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो इनका हिस्सा बन गई, तो इंडिया का वन साइडेड मौक़िफ़ है।
बैनुल-अक़वामी कानून के फ्रेमवर्क में जब तक UN की रेजोल्यूशंस मौजूद इंटैक्ट हैं, रिपील नहीं हुई और रिकॉल नहीं हुई, तो कश्मीर का इशू जो है वो तो रिकग्नाइज्ड है, वो उसकी एविडेंस है। अब ऐसी सूरत हाल में फॉरेन मुल्क के सोल्जर्स, खासतौर पर इसराइल के, उनकी प्रेजेंस डिस्प्यूटेड टेरिटरी में होना जो है ये उस सिचुएशन को ऑल्टर करता है। तो मैं समझता हूँ कि इसके बारे में भी कानूनी चाराजोई और अपना प्रोटेस्ट पाकिस्तान को रेज करना चाहिए कि इस तरह से इंटरवेंशन के मुतरादिफ है कि वो सपोर्ट दे जिस सिचुएशन में ऑलरेडी मैटर जो है डिस्प्यूट में, जिसका डिस्प्यूट ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है और UN के एजेंडा का हिस्सा है। अब जहाँ तक रह गया, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि जो लीगल अप्रोच और जो पॉलिटिकल अप्रोच और स्ट्रेटेजिक अप्रोच इंडिया की है और इजराइल की है, उसमें गैर मामूली मुमासलियत है। ये वाहिद दोनों मुल्क हैं जो चाहते हैं कि अपने एग्जिस्टिंग बॉर्डर्स को फैला दें और अपने इर्द गिर्द के ममालिक को उसमें जम कर लें। यानी ये इर्द गिर्द के, इंडिया ने भी अखंड भारत के नाम पर ये चीज़ वाजे की है, ऑफिशियल नैरेटिव के तौर पे लिया है कि नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका जो है वो अखंड भारत का हिस्सा होना चाहिए। और इसी तरह इसराइल का मौक़िफ़ भी यही है कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं इसराइल के, वो ग्रेटर इसराइल की कॉन्टेक्स्ट में हो। दोनों ममालिक हिस्टोरिक टाइटल को, यानी कि हिस्ट्री को इस्तेमाल कर रहे हैं बतौर उज़र, बतौर जस्टिफिकेशन टू एक्वायर टाइटल। ये एक बहुत बड़ा, ये एक इंटरनेशनल लॉ की बड़ी सीरियस वायलेशन है। वायलेशन इसलिए है कि उनका करना बात की बात है, उनका ये इरादा जाहिर करना खुद जो है ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन के तौर पे लिया जाएगा। और अभी तक इस बाबत पाकिस्तान की स्ट्रेटजी नहीं डेवलप हुई है। और मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि वो तमाम ममालिक जो इससे लाइकली अफेक्टी हैं उन सबको इकट्ठा होकर इस बारे में एक लीगल नैरेटिव स्ट्रांगली बिल्ड करना चाहिए कि आप अपनी सरहदों के अंदर रहें, हम आपकी सरहदों का एहतराम करते हैं, आप हमारी सरहदों का एहतराम करें और हर तरह की इंटरवेंशन से बाज़ ममनू रहें, क्योंकि नॉन इंटरवेंशन के प्रिंसिपल की ब्रीच भी इंडिया बार बार कर रहा है और इसी नॉन इंटरवेंशन के प्रिंसिपल की जो ब्रीच है वो इजराइल भी करता नजर आ रहा है। तो ये जो इनकी एक अप्रोच में एक कॉमनैलिटी और एक कॉमन लीगल स्ट्रैटेजी आपको नजर आती है, मेरा ख्याल है इसके बारे में भी OIC को सोचना चाहिए। ठीक है, OIC को सोचने के और जो प्लेटफॉर्म से वहाँ जाके इस पर बात करें। चलें, आप ही जारिद पे भी आपका तबसरा चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब, आपने में ज्वाइन किया, बहुत साहब हमारे स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सब, हम जो सूरत हाल देख रहे हैं बॉर्डर्स के ऊपर और साथ साथ श्रीनगर में इजरायली ट्रूप्स की मौजूदगी, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए सूरत हाल में? दुनिया के सामने किस तरह अपने मुकदमे को रखना चाहिए? क्योंकि गठजोड़ वो गजा में जो सूरत हाल हुई उसी तरह कश्मीर में इंडिया करता रहा है और अब मिल के ये पाकिस्तान के खिलाफ क्या करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। मैं इसको 3 एंगल से इसको देखता हूँ। एक वो है कि जो एक इशू बना है इस सारी एक्सरसाइज के अंदर, जो इंडस वाटर ट्रीटी का एक है कि जो इंडिया ने यूनिलैटरली जो है उसको कहा है कि हम इसको ख़त्म करते हैं या वापस लेते हैं, तो वो एक क्लियर कट इंटरनेशनल लॉ की आपकी वायलेशन है कि जिस डील का आपका वर्ल्ड बैंक ब्रोकर है या मीडिएटर है या सिग्नेटरी है, उसके ऊपर जाके एक ऐसा स्टेप्स करने जा रहे हैं कि जिस ट्रीटी के अंदर ये है कि जिसके 12 आर्टिकल्स हैं और इसका आर्टिकल 10 ये कहता है कि वॉर हो या पीस ये जारी रहेगा, ये परपेचुएट है, यूनिलैटरल कोई ख़त्म नहीं कर सकता, और अगर आपने इसे ख़त्म करना है तो विद द म्यूचुअल कॉन्सेंट होगा और आपको एक रेक्टिफाइड ट्रीटी नहीं करनी पड़ेगी, फिर उसके अंदर जाएंगे जी। दूसरा उसके अंदर ये है कि दुनिया के जो आपके वाटर लॉज हैं उसके अंदर सॉवरन प्रिंसिपल जो है वो किसी कंट्री का नहीं है कि जब आप वाटर्स आता है तो आगे से उसने जाना आता है। तो 99 के अंदर एक पूरी दुनिया ने एक एग्रीमेंट भी उसके ट्रीटी साइन किया हुआ। तीसरा इसके अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा बिल्कुल राइट इस चीज़ के स्टेप है कि जो हमने शिमला एग्रीमेंट के ऊपर भी हमने बात की है, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट के अंदर हमने LOC के अंदर गए, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशंस थी उसको इंडिया ने एक्सप्लॉइट किया कि बायलैटरल ट्रीटीज़ है। अब उसका मतलब ये है कि अगर हमने LOC वाला वो मामला उस वक्त नहीं है तो इंडिया का जो कश्मीर है वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जो कि यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन के मुताबिक प्लेबिसिट वहाँ पे होना है और जिसको यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल्स के एजेंडे पे है। अब आप ये इमेजिन करें कि एक ऐसा इलाका जो डिस्प्यूटेड है उसके ऊपर इंडिया किस तरह कह सकता है कि जी वहाँ पे हम जो काम करने लगे हैं उस ट्रीटी को हम ब्रेक करते हैं। ट्रीटी तो वहाँ पे आपका इम्प्लीमेंट होगा कि जो आपकी अपनी एक सॉवरन लैंड है। आपका कश्मीर तो आपकी टेरिटरी है ही नहीं है, यूनाइटेड नेशंस आप उसको मानती नहीं है, कश्मीरी उसको मानते नहीं है, डिस्प्यूटेड रेजोल्यूशन है, प्लेबिसिट पे उसने जाना है।
तो वो मेरा ख्याल ये है कि मॉरली, इंटरनेशनली, लीगली जो है वो कोई भी इंडिया का इस चीज़ के अंदर जो है वो ऐसी स्टैंडिंग नहीं है कि जिसके ऊपर बात करे। दूसरा उसके अंदर ये है कि इस डील को वर्ल्ड बैंक बिल्कुल ब्रोक नहीं होने देगा। उसकी वजह बुनियादी ये है कि दुनिया में उन्होंने 2 डील्स करवाई है जो पानी के ऊपर है, एक ये करवाई है और दूसरा नील के ऊपर करवाई है 99 के अंदर, जिसके अंदर 12 अफ्रीकन कंट्री से, जो मिस्र से जाके उसके आता है। तो इसके अंदर वर्ल्ड बैंक की एक अपनी क्रेडिबिलिटी भी मौजूद है उस चीज़ के अंदर है कि जिस चीज़ को हम स्पॉन्सर्ड करें, ब्रोकर करें, उसके बाद मीडिएटर करें, सिग्नेटरी उसके अंदर आए और एक मुल्क खड़ा होकर कहे कि हम इसको नहीं मानता, तो ये क्लियर कट इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। अब दूसरा जिसकी तरफ आपने इशारा किया वो ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि इसराइल जो है और इंडिया का हमेशा से गठजोड़ जो है वो रहा है और उन्होंने हमेशा इस चीज़ के अंदर एफर्ट की है कि पाकिस्तान को किस तरह लेट डाउन करना चाहिए या होना चाहिए, वो एक इनकी एफर्ट है और अभी वो चीज़ एक्सपोज हुई। लेकिन इंटरेस्टिंगली चीज़ ये है कि बावजूद इस चीज़ के कि इंडिया ने 2 दिन से जो आपने किया हुआ है और एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, दुनिया के किसी बड़े मुल्क ने इंडिया को सपोर्ट नहीं किया। किसी भी बड़े फॉरेन कंट्री जो है, जो P5 जिनकी उन्हें मीटिंग भी बुलाई है, किसी ने क्लियर कट ये नहीं कहा कि जो इंडिया एग्रेशंस का अपना एक मोड के अंदर जा रहा है। तो मेरा ये ख्याल ये है कि चीज़ें जो हैं वो इंडिया ने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने से निकालना शुरू की हैं और ये उसी तरह की सिचुएशन आएगी जो 2003 के अंदर आई थी, 2019 के अंदर आई थी और 2000 अब आपका 25 के अंदर जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम इकट्ठी है, आर्मी के पीछे है, आर्मी उसके अंदर आ गया है, आर्मी चीफ की एक लीडरशिप है, कैबिनेट कमेटी ने जो उन्हें इस चीज़ के अंदर बताया है कि हम आपके लिए कर कह सकते हैं। और जो एक्ट ऑफ वॉर की बात की है वो भी यूनाइटेड नेशंस का ये एक चार्टर है कि अगर आप किसी कंट्री की सॉवरेनिटी को या उस लेवल तक आप जाके करें कि 240 मिलियन का 90% आपकी एग्रीकल्चर जो है वो इन दरियाओं के ऊपर है और आप कहें कि मैं बंद कर देंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें नहीं है, बट हमें उससे चुकन्ना होना चाहिए। और अगर इसराइल इस चीज़ के अंदर आता है तो मेरा ख्याल है कि इसराइल को भी पता है कि पाकिस्तान की जो रेंज है या पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो गजा या किसी और अरबिक ममालिक की तरह नहीं है और ना वो आउट ऑफ रीच है। ठीक है अहमद साहब, इस पे जरा थोड़ा सा आप जरा तबसरा करें कि इंडिया था कि जो सिंतास माहिदा 2001 से गाहे बगाए उसकी कोशिश रही है कि इसको कोई नज़रसानी हो सके या उसको अपने प्लान के मुताबिक उसको कोई चेंज करवा सके। तब हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान को इसको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए? वर्ल्ड बैंक जाएं, वहाँ जाएंगे तो वहाँ जाकर कोई मुज़ाकरात, इस तरह की चीज़ें, कोई यही तो उसका पर्पस मकसद नहीं था कि उस स्टेज पर लेके जाया जाए पाकिस्तान को कि इसके ऊपर बैठ के टेबल टॉक हो सके? देखिए जी, ये मुझे तो ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव लीगल स्ट्रैटेजी नजर आती है जो 10-15 साल पे मुहित है। और उसका बुनियादी मकसद ये था कि जो इंडिया ने क्लेम किया है 5 अगस्त 2019 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में आर्टिकल 370 वाला जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर की अगर तफसीलात में जाएं तो आप जान के हैरान होंगे कि इंडिया ने गिलगित बल्तिस्तान पे भी अपनी मलकियत को क्लेम किया है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटरी भी मलकियत को क्लेम किया है, लद्दाख की पर मलकियत को क्लेम किया है। और यूं बेसिकली जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो उसी पानी से मुताल्लिक है जिस पानी की मलकियत वो क्लेम कर रहे हैं, यानी गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर से वो पानी गुजर के पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है और गिलगित बल्तिस्तान का टाइटल उन्होंने क्लेम किया। जाहिर है हम तो उसे कंटेस्ट करते हैं, लेकिन अपने टाइम अपने वर्जन में उन्होंने उसे क्लेम किया। तो वो ये चाहते हैं कि इस ट्रीटी से उनकी जान छूटे किसी तरह, और ये जो है ये इनकम्बरेंस जो है जो उनके टाइटल के ऊपर है, टाइटल की मैच्योरिटी में रुकावट है ये ट्रीटी, उससे ये जान छुड़ाने के लिए कोशा हैं। इसीलिए आज से 10 साल पहले इन्होंने कहा इसको एब्रोगेट होना चाहिए। जब एब्रोगेशन कामयाब ना हो पाई, इनके वकला ने इनको एडवाइस किया कि ये पॉसिबल नहीं है आर्टिकल 12 की रोशनी में, तो फिर मोदी साहब ने एक टास्क फोर्स कायम की, उसको ये टास्क दिया कि वो रास्ता निकाले इस ट्रीटी से जान छुड़ाने का। साथ एक दूसरी लीगल फोर्स और लीगल कमेटी और टास्क फोर्स बनाई, जिसको कहा कि आप आर्टिकल 370 के कॉन्टेक्स्ट में एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाएं जो उसको खत्म करे। दोनों टास्क फोर्स साथ साथ काम करती रही। 2019 में एक हदफ उन्होंने अचीव किया, अब ये दूसरे हदफ की जानिब वो गामजन है। तो अगर आप माइलस्टोन देखें लीगल, तो पहला माइलस्टोन है एब्रोगेशन का नारा, दूसरा माइलस्टोन है कि इसको रीओपन करके निगोशिएट किया जाए, और उसके लिए 2 वो नोटिस हमें दे चुके हैं, और अब तीसरा माइलस्टोन है होल्डिंग इन अबेंस। तो बेसिकली ये एक बड़ा डेंजरस ट्रेंड है कि नॉर्मली जो ट्रीटी पानी के मामलात को अपर और लोअर राइपेरियन में रेगुलेट करती है, और जो ट्रीटी जो बाउंड्रीज डिटरमिन करती है, इनकी सैंक्टिटी बेहद ज्यादा होती है बैनुल-अक़वामी कानून में, और उसको बहुत ऐसे हैंडल किया जाता है। और आज तक शायद ही कोई वाकया इमीडिएटली मेरे नॉलेज में नहीं आ रहा
जहां रिप्राइजल के तौर पर या काउंटर मेजर के तौर पर किसी भी बाउंड्री ट्रीटी को सस्पेंड किया हो या किसी भी वाटर ट्रीटी को सस्पेंड या होल्ड इन अबेंस किया हो। तो ये एक स्ट्रेटेजी है और इस बल्कि हम देखते हैं कि सिंध तास मुआहिदा जो है 60 सालों से कायम है, एक अरसा गुजर गया इसको, और किस तरह दुनिया इसकी मिसालें देती है कि किस तरह से एक एग्रीमेंट हुआ जो ताहाल जारी है। 3 जंगें लड़ ली, छोटे मोटे कई वाकयात हो गए, लेकिन ये ट्रीटी जो है अपनी जगह पर मौजूद है। मुजम्मिल साहब, कैसे देखते हैं इसको? भारत जो है पानी से नहीं आग से खेल रहा है। पाकिस्तान ने कह दिया रेड लाइन है, अगर यहाँ पे कुछ हुआ तो पाकिस्तान टॉलरेट नहीं करेगा किसी सूरत भी। क्या मुमकिन हो पाएगा भारत पाकिस्तान का पानी रोकने का जो मंसूबा बना रखा है उसने, ये पॉसिबल हो पाएगा उसे? देखिए, पहली बात तो हम ये समझें कि ये पानी रोकना कोई ऐसा नहीं है जैसे हमने बॉर्डर बंद कर दिया है, जैसे हमने एयर स्पेस बंद कर दिया है कि विद अ बटन सब कुछ ऑपरेट हो जाए। पानी को रोकने के लिए इंडिया को भी कोई रिजर्वायर बनाने पड़ेंगे, कोई कैनाल बनानी पड़ेगी, और अहमर बिलाल सूफ़ी साहब ज़रूर इस बात को कंफर्म करेंगे। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, उस वक्त तक इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इंडिया ने कोई वायलेशन ऐसी नहीं की कि वो पाकिस्तान के पानी को रोक सके। ना ऐसा कोई रिजर्वायर बनाया है, ना ऐसी कोई कैनाल बनाई है, ना ऐसी कोई डाइवर्जन बनाई है कि वो जिसको खोलकर वो पाकिस्तान का पानी रोक सके। अभी तक उनके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, और अगर वो आज बनाना भी शुरू करेंगे तो इट विल टेक ईयर्स, कोई ये एक दिन में नहीं बन जाएगा। तो मेरे ख्याल में एक तो ये है कि ये ऐसा काम नहीं है जो चटपट हो जाए। ज़रूर वो पाकिस्तान को दबाव में लाना चाहते हैं, इसको रीनिगोशिएट कराना चाहते हैं, इंटरनेशनल माहौल अपने हक में लाना चाहते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कोई फैसला लेना चाहते हैं। लेकिन अभी उन्होंने प्रैक्टिकली ग्राउंड पे ऐसा काम शुरू नहीं किया जिससे हम कहें कि ये पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए उन्होंने ये काम शुरू कर दिया है। आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कुछ लोग कह रहे थे कि जी झेलम से 440 मिलियन क्यूबिक पानी रोक दिया है, फलां से इतना रोक दिया है। तो अभी मैंने बाद में चेक किया तो इंडिया के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है कि वो हमारा पानी आज की तारीख में रोक सके। वो ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना चाहता है, वो ऐसे रिजर्वायर बनाना चाहता है, वो एक उस अलग बात है, उसकी ख्वाहिश है। और हमने जब कहा है कि ये एक्ट ऑफ वॉर है, जब हमने क्लियर कर दिया कि अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी के तहत हमारा पानी रोकेंगे तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा, तो एक्ट ऑफ वॉर का मतलब है कि अगर वो ऐसी कोई चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे तो हम उसको स्ट्राइक करने की सलाहियत रखते हैं, और हम उसको स्ट्राइक करेंगे फौरन और उसको डिसमेंटल करेंगे। हमने ये नहीं कहा कि आप उसको जब उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो हम आलमी अदालत इंसाफ में जाएंगे, हम वर्ल्ड बैंक के पास दरख्वास्त लेकर जाएंगे, वो फिर 6 महीने हियरिंग करेगा। जैसे पीछे हमारे साथ एक हुआ है कि हमने शिकायत की, वो जब बना रहे थे वो अपना पावर प्लांट, उससे पानी तो नहीं रुका, लेकिन उन्होंने एक पावर प्लांट बनाया किशन गंगा और इससे सारी वो फ्लो ऑफ द वाटर पे बनाया, सिर्फ उसको हाइडल उसके लिए इस्तेमाल किया जी, बगलियार डैम जी फ्लो बनाया, लेकिन हमारा पानी नहीं वो उससे रोक सकते। तो मेरा ये ख्याल है कि जब हमने कह दिया कि इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, तो फिर अगर कोई भी ऐसी चीज, कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जो हमारा पानी रोकता है, तो फिर हम उसे स्ट्राइक करने की हमारी पॉलिसी, स्ट्राइक करने की हम बिल्कुल डेफिनेटली, हमारे पास कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है, और हमारे पास पूरी कौम जो है ये अज़म भी रखती है कि किसी भी स्टेज पे इस तरह की कोई जारिद करने की कोशिश की पाकिस्तानी कौम उसका जवाब देगी। लेकिन इंडिया के अंदर अभी समझते हैं कि मोदी सरकार की जो बातें हैं वो सिर्फ बातें हैं, ये वायबल नहीं है, ग्राउंड पे मुमकिन नहीं है। एक और साहब जर्नैल क्या कहते हैं, फिर ब्रिगेडियर साहब से इस पर रिस्पॉन्स लूँगा मैं, लेकिन सुन लेंगे जिस साहब का उनके आर्मी के जर्नैल क्या कहते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी इज नॉट अ बायलैटरल ट्रीटी, बायलैटरल नहीं है, ये इंटरनेशनल ट्रीटी है। प्लीज अंडरलाइन, इट इज गारंटीड बाय द वर्ल्ड बैंक। इट टुक 9 years। कितने साल लगे? 9 साल लगे इस ट्रीटी को नेगोशिएट करने में। अगर हम पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे फ्यूचर में, आज नहीं चलो 10 साल 20 साल के बाद जब आप लोग बड़े हो जाओगे और तब अगर कोई ऐसी वो होती है, सो विल चाइना रेसिप्रोकेट इन द सेम मैनर? बिकॉज पाकिस्तान हमारे लिए लोअर राइपेरियन स्टेट है, चाइना के लिए हम लोअर। आपने सुन लिया, वो बता रहे हैं कि कितना टाइम लगा इस ट्रीटी को बनते हुए। साहब, एक तो ग्राउंड पे लगता नहीं है कि वायबल हो पाएगा, अगर कुछ कोशिश की जाती है तो किस तरह से हमारी रियासत पाकिस्तान, हमारी फौज उसको रिस्पॉन्ड करेंगी? देखें जी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बड़ी चीज़ें उन्होंने वाज़ेह कर दी और क्लियर कट कर दिया कि एक नेशनल एसेट है, नेशनल इंटरेस्ट में है, 24 करोड़ पाकिस्तानियों का सवाल है, लाइफ और ज़िंदगी और मौत का सवाल है। सो पाकिस्तान विल गो टू एनी एक्सटेंट टू प्रिवेंट
ये कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें वो डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं या उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो ऑल मीन्स हम इस्तेमाल करेंगे। सो दैट विल बी एन एक्ट ऑफ वार। तो इसमें वी विल गो स्ट्राइक्स वगैरह जो भी होंगी, दैट इज़ वन थिंग। और सेकंड ये है वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो होगी, पाकिस्तान इसके लिए, पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी के लिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए और दिस जो वायलेशन के लिए वी कैन गो टू इवन लॉस एक्सटेंट जहाँ पे न्यूक्लियर यूज़ का इस्तेमाल होगा वो भी हम करेंगे। क्योंकि देखें कि जब आप देयर आर सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें यू आर फोर्स टू यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स, जब आपके देखते हैं इसके स्पेशल थ्रेशोल्ड आ जाता है, कोई मिलिट्री थ्रेशोल्ड है, पॉलिटिकल थ्रेशोल्ड है और इसके अलावा इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड है। दिस इज़ फॉर अस इज़ इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड कि जब आपका पानी रोका जाएगा, आपकी इकॉनमी है, आपके एग्रीकल्चर डिपेंड करता है, देन वी विल नॉट हेजिटेट व्हाइल इन यूजिंग द न्यूक्लियर वेपन्स। सो मैसेज इज लाउड एंड क्लियर गिवन टू द इंडियंस कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और ये भी बताए कॉन्सिक्वेंसेस विल बी कैटास्ट्रोफिक, इट विल बी डिवास्टेटिंग इफेक्ट होंगे उनके लिए। तो देयरफॉर देखें कि वो 100 दफ़ा सोचेंगे और उनकी एट प्रेजेंट वो कैपेबिलिटी भी नहीं है टू अंडरटेक ए कन्वेंशनल वार अगेंस्ट पाकिस्तान। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर होगी जो डेवलपमेंट्स होंगी बाय द, जिस तरह इजराइलीस वहाँ पे आए हैं, हो सकता है लाइन ऑफ कंट्रोल में कोई मूवमेंट हो जाए, सीज फायर को ख़त्म कर दें, अटरली फायर स्टार्ट हो जाए, मार्टर्स फायर पे चले जाएं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारे सिविलियंस मारे हैं तो हम सिविलियंस के अगेंस्ट जाएंगे। सो दैट इज़ द पॉसिबिलिटी है, वार ऑफ एट्रिशन हो सकती है। लेकिन उनके एयर चीफ ने कहा भाई हमारी तो कोई कैपेबिलिटी नहीं, हमारे पास तो जहाज़ ही नहीं, हम तो क्या करेंगे। जिस तरह भी आपने दिखाया कि इसमें भी वो कह रहे हैं नहीं है। और चाइनीज़ देखें कि जो अभी चैलेंजेस इंडिया के लिए है, इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान, इट इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना बैठा हुआ है। सो देयर विल बी मूवमेंट्स उस साइड से होंगे। फिर देखें पाकिस्तान है, LOC पे भी है, वर्किंग बाउंड्री पे भी है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी बैठा हुआ है। और इसके अलावा अगर आपने कश्मीर को अंदर से मूवमेंट शो करनी है तो मेन सप्लायर जो आपकी लाइन होगी वो कश्मीर से गुजरे कश्मीरी साहब को नहीं गुजरने देंगे फिर उस सूरत हाल में। और इसके अलावा देखें कि चाइनीज़ की कमिटमेंट है विद पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान की सवरेनिटी का थ्रेटन होगी, चाइनीज़ तो देखें नॉन काइनेटिक सपोर्ट आपको देते रहेंगे। और इसके अलावा जो साइबर स्पेस है और जो इनके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कैपेबिलिटीज़ है वो भी पाकिस्तान को मिलेंगे। तो मेरे ख्याल में, और फिर देखें कि स्पेयर पार्ट्स की बात है, लॉजिस्टिक्स की बात है, वो सस्टेनेंस की वो इंडिया की कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन यह है कि टू सम एक्सटेंट लिमिटेड कोई ना कोई कार्रवाई होगी और ये हम कह सकते हैं इट इज़ अक्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है या एट प्लेसेस हो सकता है मिसाइल के स्ट्राइक्स होंगे। लेकिन हमने ये भी कहा एक मिसाइल आएगा तो जैसे 9 आएंगे। वो हमने बल्कि बाजी में उन्होंने एक टेस्ट किया था, उसके जवाब में हमने उनसे ज़्यादा टेस्ट किया। अच्छा हम सब हम देख रहे हैं, अभी बात करते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद इंडिया ने बहुत से दावे किए कि वहाँ चीज़ें बड़ी नॉर्मलाइज हो गई हैं, वहाँ टूरिज्म बढ़ गई है, वहाँ पे जो आबादी है उसको मेजॉरिटी को मिनॉरिटी में जो है कन्वर्ट करने की इस तरह की भी कोशिशें होती रहीं, बड़े पीस के भी दावे किए गए। लेकिन आज ये इंसिडेंस हो रहा है, उसकी इंटेलिजेंस की, उसके अदारों की नाकामी है। लेकिन इसके बाद जो मकबूजा कश्मीर में जो कश्मीरी अवाम है उस पर जिस तरह के जुल्म ढाए जा रहे हैं, कश्मीरी नौजवान जो भारत के डिफरेंट अदारों में वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं, जो ट्रेड कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं। देखिए चीज़ ये है कि इंडिया का जो डायकॉटमी है या आप उसके मुनाफ़कत आप ये देखें कि 1949 के अंदर इंडिया ने कश्मीरियों के साथ ये कमिट किया कि आर्टिकल 370A जो है उसके अंदर शामिल किया और उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ के और उनके जो पॉपुलेशंस के जो इश्यूज थे उसके अंदर उन्होंने आर्टिकल 34 जो है उसके अंदर अमेंडमेंट्स लेके आए और कहा कि जी हम आपके साथ हैं और एक हम आपको मौका देंगे कि जिसके अंदर जो है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एक फ़ैसला कर लें। जब यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी मामला गया जी, उसके बाद ये है कि इंडिया ने आहिस्ता आहिस्ता जब इन सारी चीज़ों से कंसीड किया और उन्हें धोखा दिया उस चीज़ के अंदर जो है, तो बात जब 2019 के अंदर आई तो उन्होंने कहा जी कि आर्टिकल 370A, और वो सिर्फ उस वक्त ही रिवोक किया जा सकता था कि जब इंडियन जो कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है जो उस आर्टिकल 370A जिस दौर के अंदर था और वो 58 तक उसका एक टाइम पीरियड था कि उसके अंदर अगर वो रिवोकेशंस की देते। इन्होंने पहले वहाँ पे गवर्नर राज लगाया,
जब गवर्नर राज लगा लिया उसके बाद फिर उन्होंने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया, उस गवर्नर ने एक एडवाइस दी और उसके बाद इंडियन सुप्रीम कोर्ट की डायकॉटमी आप ये देखें कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब मामला भी आया है और उसमें मैंने एक आर्टिकल भी लिखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्रडिक्शंस ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट, एक तरफ उन्होंने ये कहा कि गवर्नर का ये इख्तियार ही नहीं था कि फेडरल गवर्नमेंट को रिकमेंड करे या उसके बाद उसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट एक एक्शन करे, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि नहीं जी चूंकि अब चले हो गया है तो हम इस चीज़ को उसकी तरफ लेके जाते हैं। उसके बाद आपने देखा उन्होंने सीज किया वहाँ के ऊपर, सारा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम किया। तो उसके बावजूद भी ये है कि आपने ये देखा जो है कि कश्मीर के अंदर जो है ना आज़ादी मूवमेंट कम हुई है, उनको जितनी भी दुनिया के अंदर डिप्लोमेटिक सपोर्ट्स है वो भी उन्हें मिली है, कश्मीरी जहाँ जहाँ हैं उसके अंदर अपनी पीसफुल स्ट्रगल्स के अंदर हैं। और ये जो सारा एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है बावजूद इस चीज़ के कि अगर आप इसको पर पर्सन्स के हिसाब से इंडियन आर्मी की प्रेजेंस वहाँ पे देखें तो दुनिया में कितनी इतनी प्रेजेंस नहीं है कि आपने एक छोटे से खित्ते के लिए जो है 10 लाख आपने फौज लगाई हुई है, बाढ़ आपने लगाई हुई है, और जहाँ से आप ये कहते हैं 400 किलोमीटर अंदर जाके वो चीज़ ऐसी है और आप ये कहते हैं, तो ये इनका अपना इंटेलिजेंस फेलियर्स भी है। और मैं तो ये कहता हूँ इंटेलिजेंस फेलियर के अलावा ये इनके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस है, चाहे आपका इनका जो बॉम्बे का देख लें, उसके बाद आगे देख लें, फिर आपका जितने भी आपके आए उसको कवर अप करने के लिए एक हिस्ट्री है। और मोदी मेरा ख्याल है कि वो इसलिए कर रहा है चूंकि जो पिछला इलेक्शंस हुआ है इन्होंने कहा था कि हम इसके अंदर जो है वो 3/4 मेजॉरिटी हम इसके अंदर लेंगे, और ये पार करके इन्होंने एक नारा लगाया था और हुआ ये कि आपको वहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं मिली। दूसरा हुआ यह है कि जो उनके ट्रस्ट लॉस थे, पूरी इंडिया के अंदर जो मुसलमान कम्युनिटी है वो सड़कों पे खड़ी हुई है कि आप ये कर क्या रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने के लिए, और दूसरा आप ये देखें कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिग्निटरी इंडिया के अंदर आता है, पहले क्लिंटन आए, अब उनके वाइस प्रेसिडेंट आए हैं, तो वो सारा वो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। बट पता उन्हें भी इस चीज़ के अंदर है कि अब आप अगर देखें ना कि अब दुनिया के अंदर अगर आप देखें कि पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है, जो ग्लोबल फायर है, जो दुनिया का बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है, जो 26 आपकी चीज़ों को एवेल्यूएट करके दुनिया के अंदर वो आर्मी की स्ट्रेंथ करता है, उसमें इंटेलिजेंस है, न्यूक्लियर है, कैपेबिलिटी है, एयर फोर्स है, नेवी है, और उसके बाद आपके जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान दुनिया का 6ठे नंबर पे इस वक्त है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ आपकी इक्विपमेंट, इन टर्म्स ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स जो है यूरोपियन कंट्रीज़ को और हमारे खित्ते के जो बहुत से ममालिक हैं उनके अंदर है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया 100 दफ़ा इस चीज़ को सोचेगा। और जिस तरह मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कल जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया है, हमेशा पाकिस्तान एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर रहता था और हम एक पीसफुल नेबर के तौर पे उन्हें कहते हैं कि रहें और ये जो कश्मीर का इशू रिजॉल्व कर देना। अब आप ये देखें कि यहां पे भी नहीं किया, हैदराबाद दक्कन के अंदर जो जिनका एक्सेशन हुआ था उसको भी आपने नहीं किया, और उसके बाद आप ये कहें कि नहीं जी हम कश्मीर हमारा है, कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों का है। और अगर आपने इंडियन पार्टीशन के फॉर्मूले पे जाना है तो जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी होगी वो उस मुल्क का हिस्सा होगी और वो पाकिस्तान का हिस्सा है। लिहाजा आपके इलीगल क्लेम के ऊपर जो है आपने ये सारा ये करके तो आप उसे सस्टेन करके और जीबी के ऊपर बात करें तो ना इंटरनेशनल लॉ आपको सपोर्ट करता है, ना आपको मॉरल सपोर्ट है, ना इंडिया से इन देखे ना कि उनके जो सन इन लॉ है। ये जो आपने पूरी बातें की बड़ी अच्छी, अहमद साहब से इसी पर मैं उनको लेकर जाऊंगा। देख रहे हैं हम कि इंडिया के विद इन जो इंडिया है वह खासे मसाइल है। नागालैंड वहाँ पे भारतीय जो तिरंगा है उसको नजर आतिश किया जा रहा है, मगरबी बंगाल जो है वहाँ पे कुछ और सूरत हाल है। इसके अलावा जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं वहाँ पे भी मोदी सरकार को जो हुकूमत है उसको मुश्किलात का वहाँ पे सामना है। साथ साथ इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ वहाँ पे हो रही हैं। अभी एक वाकया होता है पहलगाम में, लेकिन उसकी रद्द अमल के तौर पे जो कश्मीरी इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर में मौजूद कश्मीरी हैं, उन पर दोबारा से जुल्म और सितम जो है वो शुरू किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो आलमी दुनिया क्या देख रही है? JD वैंस वहाँ पे मौजूद हैं, दुनिया के बैनुल अक़वामी अदारे जो हैं इस सूरत हाल को वो कैसे देख रहे हैं? क्या करेंगे पाकिस्तान के लिए, कश्मीरियों के लिए खुसूसन? जी देखिए, ये पाकिस्तान ने ये केस दुनिया के सामने रखना है और दुनिया को खुद भी इस चीज़ का शऊर और इदराक होना चाहिए कि एक मुल्क जो अपने आप को सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहता है उसके अंदर ग्रॉस वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स मुसलसल होते आ रहे हैं। और अभी हम क्रिश्चियंस के बाबत देखते हैं, उसके अलावा जो मुसलमानों के साथ विजिलेंटे मूवमेंट शुरू हुई है उसको देखिए। इसी तरह जो अभी रिसेंट बिल आया है जिसमें उन्होंने इसी तरह ट्रस्ट और वक्फ के लॉ को चेंज किया और प्रॉपर्टीज को एक्वायर करने की एफर्ट की, तो ये सारी वो जो एक आपको रिदम नजर आता है
एक सारा मोमेंटम, लीगल मोमेंटम नजर आता है, वो अगेंस्ट द माइनॉरिटीज नजर आता है, और यहाँ तक कि उसको एक्टिवली प्रमोट किया जाता है। और जो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट है वो इतना मैनिफेस्ट है, इतना एविडेंट है, इतना क्लियर है कि उसके बारे में तज्जिए की भी गुंजाइश नहीं होती। वो इतना साफ सुथरा नजर आ रहा होता है वीडियोस में। और उसके अलावा जो उनके नारे हैं, जो उनकी ऑफिशियल पोजीशंस हैं मुसलमानों के खिलाफ, और जो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट है जो अब रियासत के कवानीन में भी झलक रहा है, उनकी रियासत के एग्जेक्टिव ऑर्डर्स में झलक रहा है, उनकी पॉलिटिकल फोर्स में झलक रहा है, तो वो सब चीजें हैं। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जहाँ भी अपनी ये आवाज बुलंद कर सकता है उससे करनी चाहिए। अब अफसोस की बात तो ये है कि पाकिस्तान तो ये चाहता है, पाकिस्तान की तमाम सियासी कुव्वतें कोई भी हो, वो बेसिकली ये चाहती है कि हिंदुस्तान के साथ हमारे तिजारत, हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, हम भी यहाँ से ट्रैवल करके ढाका तक बाई रोड जा सके, वो भी काबुल तक, उनको भी रास्ता दिया। एक अच्छे हमसाये की तरह रहना चाहते हैं ना, जिस तरह हम देख रहे हैं जंगे करके यूरोप ने देख लिया, लड़कर आज बॉर्डर फ्री हैं, जैसे मर्जी आए जाएं। तो हम नहीं चाह रहे कि वो जो एक्सपीरियंस उन्होंने गलत कर लिया पाकिस्तान रीजन में वो करें, हम तो पीस चाह रहे हैं, अमन चाह रहे हैं। जी मैं ये कह रहा हूँ ना कि बेसिकली बड़े सगीर पूरी एक जोग्राफियाई इकाई है, वो एक बेसन है, वाटर बेसन है, उसको यूटिलाइज करने वाले जितने ममालिक हैं, अगर वो आपस में एक कोऑपरेटिव मैकेनिज्म रखेंगे तो सारे मैक्सिमम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन इस ख्वाहिश के बावजूद इंडिया अनफॉर्चुनेटली ना कश्मीर का तस्फिया पाकिस्तान के साथ बाज़ाब्ता करना चाहता है। पाकिस्तान के तमाम हुक्मरानों ने, तमाम सियासी कुव्वतों ने, जिनसे आप बात करें, उनकी हमेशा कोशिश रही है कि ताल्लुकात बेहतर किए जाए, तिजारत शुरू की जाए। लेकिन इन हालात में आप उस तरफ जा ही नहीं सकते, बल्कि इस तरह का जो रिएक्शन उनकी मीडिया पे आया है वो इंतहाई डिस्करेजिंग है कि एक मैच्योर्ड नेशन के तौर पे भी बिहेवियर सामने नहीं आया। तो ये अनफॉर्चुनेट बात है। और इसी चीज को देखते हुए आप गौर कीजिए, दुनिया ने उनके इस होल्डिंग ऑन अ बेंच की तायीद नहीं की है। और होल्डिंग इन अ बेंच की तायीद न करने की बुनियादी वजह यह है कि इतनी पेटेंट और इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है कि हर दुनिया का मुल्क इसको समझता है, इसके नेचर को समझता है कि ये एक कम्प्लीटली इलीगल एक्ट है जो किया गया है। अब वो पानी कब रोकेंगे, उसके इंजीनियरिंग वर्क कैसे बनाएंगे, कुछ महीनों बाद बनाते हैं, जैसे भी है वो एक सेपरेट इशू रहेगा और उस कॉन्टेक्स्ट में आप उसे डिफरेंटली देखेंगे। लेकिन जो लीगल इंसिडेंस है उसकी एक अपनी वक़्त है और मैं समझता हूँ कि उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान की हुकूमत ने एक मैच्योरिटी का सबूत देते हुए प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स दिया है। हम इसे कहते हैं प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स, यानी कि उन्होंने एक उस तरह से अनरीजनेबल रिएक्शन नहीं किया। जो इक़दाम किए हैं वो प्रोपोर्शनैलिटी के प्रिंसिपल को, टेस्ट को मीट करते हैं इंटरनेशनल लॉ में। ठीक है, अभी जिस तरह आप बात कर रहे थे, सार्क एक अच्छा प्लेटफॉर्म मौजूद था रीजनल कनेक्टिविटी के लिए, बड़े अच्छे उसके ग्रुप से हम देखते हैं माजी में किस तरह वो एक्ट, लेकिन इंडियन जो हर धर्मी कह लें उसकी वजह से वो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को सामो पैरालाइज कर दिया। बहुत शुक्रिया अमर बिलाल साहब हमारे साथ। ना जब एक प्रोग्राम में आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम। हम बात कर रहे हैं हाल ही में जो इंडिया की जानिब से जो मामला चलाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जहर फिशानी, पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत, पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश, जो एक कोशिश ही है, डेफिनेटली वो कामयाब तो नहीं हो पाएंगे, इस पर तस्करा कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, इस पूरी सूरत हाल में आप इंडियन जो मीडिया है उसका किरदार कैसे देखें? वैसे तो इंडिया में हम देखते हैं रेशनल वॉइसेस जो हैं वो खासी कम हो चुकी हैं, ऐसे लोग जो पीस की बात कर सकें, ऐसे लोग जो अमन की बात कर सकें, क्योंकि स्टेक्स इंडियंस के भी बहुत ज़्यादा है। दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, एक दुनिया की बड़ी इकॉनमी है और अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि तरक्की करे, हमारा हमसाया मुल्क है, तरक्की करे, लेकिन जो वहाँ पर एक माइंडसेट बन चुका है, कैसे देखते हैं इसे? देखें, वो बेसिकली जो पॉलिसी फॉलो करते हैं ना, वो चाणक्य कोतिले की पॉलिसी फॉलो करते हैं। उन्होंने किताब आज से 2500 साल पहले लिखी थी, अर्थशास्त्र, उसमें एक मंडेला थ्योरी थी। तो उसमें उन्होंने ये लिखा कि रिजॉर्ट टू प्रोपेगेंडा, और उन्होंने कहा था कि साई वारफेयर करें और इन्फिल्ट्रेट योर एजेंट्स इनटू द एनिमी कंट्री, और उसके बाद वहाँ पे सैबोटाज करें। फिर एक और कंसेप्ट वो फॉलो करते हैं, दैट्स ऑफ जोसेफ गोबल्स,
if you tell a lie big enough and keep repeating it, eventually people will start believing it. उसको फॉलो करता है। फिर आप देखें कि जिस शोर के साथ कि जैसा जंग लग गई है और बस आ गए हैं पाकिस्तानी, हमारे पास पहुंच गए हैं, भागें अभी निकले, तो इस तरीके से एक हाइप क्रिएट, और ये इट इज़ डन बाय डिज़ाइन। लेकिन इसके बावजूद देखें कि उनके सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ देखें, उनकी मेन स्ट्रीम मीडिया की स्ट्रेंथ देखें, हमने उनको इसमें भी शिकस्त दी और हमने उनके नैरेटिव को काउंटर किया और हमने साबित किया इट वाज ए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। उनका जनरल हसनैन है, ही इज़ ए फॉर्मर कोर कमांडर 15 कोर श्रीनगर का, ही इज़ ऑन रिकॉर्ड। अगर हमने मीडिया हैंडलिंग देखनी है या सोशल मीडिया को देखना है तो उन्होंने पाकिस्तान के ISPR को देख लें या इंडिया पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया को देख लें कि हम किस तरह चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। सो दुश्मन खुद एक्नॉलेज करता है आपकी कैपेबिलिटीज़ को, सिंस दैट इज़ ए गोदी मीडिया। और इसमें देखें कि कुछ अभी इंडियन रॉ एज वेल एज इंडियन मिलिट्री इनको इंफॉर्मेशन फीड करती है। जाफर एक्सप्रेस की आपके सामने मिसाल है कि लाइव कवरेज हो रही थी, इंडियन मीडिया के पास पिक्चर्स जा रही थी। इसका क्या मतलब था? थोराइट सेट इंडिया ने इन गुरान दिए हुए थे, उनके थ्रू देवर इन कम्युनिकेशन विद द इंडियन मीडिया चैनल्स। तो सिमिलरली बाकी उसमें भी इसी तरह की सिचुएशन है जिसमें फीड है। फिर देखें कि ये एक्सपोज कैसे भी हुए हैं कि अब ये मीडिया की जब वार होती है, EU लेब ने इनको एक्सपोज किया, 750 फेक मीडिया आउटलेट्स यूरोप में चला रहे थे, वाशिंगटन पोस्ट ने इनको एक्सपोज किया, और इसी तरीके से ट्विटर ने भी, और फॉर्मर ट्विटर और इसके अलावा फेसबुक ने भी एक्सपोज किया कि जिस तरीके से ये चीज़ें यूज़ कर रहे थे मीडिया को। सो दैट इज़ वाई दे आर नोन एज गोदी मीडिया। और देखें कि जब पुलवामा हुआ, अर्नाब गोस्वामी का रिपब्लिक टीवी इन 5 मिनट्स उन्होंने स्टोरी ब्रेक की थी पुलवामा की। सो ही वॉज ऑन बोर्ड, वो उसको बताया गया था। सिमिलरली ये जो अटैक हुआ पहलगाम वाला, आप देखें इसके 5 मिनट के बाद रॉ एफिलेटेड में उसके पास खबर पहुंची हुई थी, तो सारे जिस तरह FIR का पता चल गया 10 मिनट के अंदर अंदर FIR भी हो गई थी। सो दे आर टोटली एक्सपोज्ड। अब इनके पास जवाब नहीं बन पा रहा है कि हम किस तरह रिएक्ट। एफिशिएंसीज दिखाई ना कि मतलब इंसिडेंट्स के 10 मिनट के अंदर अंदर 6 किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे FIR भी। मुज़म्मिल साहब, इंडियन जो मीडिया है, आप जर्नलिस्ट हैं, लिखते हैं, अखबारात में लिखते रहे हैं, तवील आपने सहाफ़त की है, वो एक इमेच्योर उसका एटीट्यूड है, हम देखते हैं, माजी में भी हम देखते रहे हैं। तो क्या तबसरा करेंगे इंडियन जो मीडिया है, ख़ुसूसन वहाँ पे जो लोग बैठ कर तबसरा कर रहे हैं, तबसरा निगार हैं, कैसे देखते हैं इनके रवैयों को? देखिए, मोदी को इंडिया की कॉरपोरेट वर्ल्ड का ताउन हासिल है, और वो जो मीडिया है वहाँ का वो कॉरपोरेट वर्ल्ड के हाथ में है, और ये प्रो मोदी मीडिया है। इंडिया का मीडिया आपको देखे ना, वहाँ तो इंडियन ऑपोजिशन भी कहती है कि ये मीडिया फेयर एंड फ्री नहीं है और ये प्रो मोदी मीडिया है। और वो तो खुद कहते हैं कि आप इंडियन ऑपोजिशन के बयानात चला दें, वो ये कहेंगे कि ये कोई फ्री एंड फेयर मीडिया नहीं है इंडिया में। वो कहते हैं बाइस्ड मीडिया है, प्रो, ये ऑपोजिशन की साथ फेयर नहीं रखता। तो वो एक मोदी का हॉस्टेज मीडिया है जो प्रो, जिसके सर पर मोदी इतने अरसे से बैठा है। उसने अपने दोस्तों को मीडिया हाउसेज लेके दिए हुए हैं, सारे मीडिया के लोग उसने अपने लगा लिए हैं। तो ये प्रो मीडिया और मोदी का मीडिया है, तो इसलिए वो वही करता है जो मोदी कहता है। और आप देखें, जब मोदी को ज़रूरत हुई है उन्होंने भारत में जंग का माहौल बना दिया है। जंग हो या ना हो, वो जंग का माहौल बना देते हैं, झूठ को सच कर देते हैं, मोदी की झूठ को सच कर देते हैं, गोएबल्स वाली बात कर देते हैं। तो हमें इंडियन मीडिया को कोई इंडिया का फ्री एंड फेयर मीडिया के तौर पर ट्रीट नहीं करना चाहिए। वो मोदी का माउथ पीस है, वो कोई फ्री एंड फेयर मीडिया थोड़ी है जो सही बात कर रहा होगा और गलत को गलत कह रहा होगा और सही को सही कह रहा होगा। वो आप उनकी लैंग्वेज सुने, आप उनके टोन सुने, वो कोई मीडिया की लैंग्वेज है। वो जिस तरह बात कर रहे हैं वो तो मतलब ऐसे लग रहे हैं जैसे मोदी का वर्कर बात कर रहा है या मोदी का कोई, आप मेरी बात सुने, उसका कोई कैबिनेट मेंबर बात कर रहा है, ऐसे वहाँ के एंकर्स बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो मीडिया दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है, और मुझे नहीं लगता कि वो पिछले 3 दिन से जंग का जो माहौल बना रहे हैं उसको दुनिया में किसी ने भी सीरियस लिया है। किसी ने भी जिस तरह की खबरें कि पाकिस्तान के शहर में, मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप पर लाइट लग गई हैं, ATM के बाहर रश है, इस नौयत की मतलब के कह रहे कि फजूल खबरें किस तरह से उन्होंने फैलाई हैं। वो अपने मुल्क के लिए चलाते हैं, उनको ये है कि वो इंडिया के अंदर एक माहौल बना लें। आप देखिए ना,
वो इंडिया के अंदर एक माहौल बना के रखना चाहते हैं, वहाँ की आवाम को एंगेज करके रखना चाहते हैं। वो जंग होने लग गई, पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान को हमने शिकस्त दे दी, मोदी फातह हो गया, वो अपना इस चक्कर में लगे रहते हैं। तो लिहाजा मेरे ख्याल में वो जो कर रहे हैं वो उनकी डोमेस्टिक ज़रूरत है, कोई इंटरनेशनल ज़रूरत तो नहीं है, ना उसको दुनिया को पॉजिटिवली ले रही है। वो मोदी की ज़रूरत है और मोदी की ज़रूरत के तहत वो मीडिया मोदी के आलाकार के तौर पर चल रहा है। मतलब जो अच्छी जो मुस्बत वॉइसेस हैं इंडिया में, डेफिनेटली एक बड़ा मुल्क है, वहाँ पे होंगे अच्छे लोग, डेफिनेटली हर जगह होते हैं, वहाँ भी हैं बहुत सारे हैं, वो मीडिया पर आ ही नहीं सकते, वो आवाज़ें दब गई हैं, दबा दी गई हैं। वो मीडिया पर उनको मीडिया पे आने की इजाज़त ही नहीं है, मीडिया वाले उनको बुलाते ही नहीं है, मीडिया वाले उनसे बात ही नहीं करते हैं। उन्हीं लोगों को मीडिया में बुलाया जाता है जो उस लाइन को टोक करते हैं जो मोदी की लाइन है, एयर टाइम उन्हीं को दिया जाता है, दूसरी वॉइसेस को कौन टाइम देता है? आपको नज़र आया है कोई अपोजिशन का लीडर वहाँ पे? आपको नज़र आई कोई सेन वॉइस वहाँ पे जो मीडिया में बात कर रही हो कि ये कैसे हो गया है, क्या हो गया है? एक कश्मीरी जर्नलिस्ट ने इस हवाले से सवाल उठाया है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। एक रुकने पार्लियामेंट ने इस हवाले से सवाल उठाया है तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। तो ऐसी सूरत हाल में कौन वहाँ बात करेगा? जब आप मोदी से अगर इख्तलाफ करेंगे तो वो आपको गिरफ्तार कर लेता है और आपको अंदर कर देता है। ठीक है हाफ़ साहब, इंडियन मीडिया देखें ना, एक तो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि मैं उसी मीडिया की कंटिन्यूटी के अंदर आया हूँ, तो सोनिया गांधी का जो सन इन लॉ है उससे भी जब पिछले 2 दिन के अंदर बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि जब आप मिनॉरिटीज़ के साथ या मुस्लिम कम्युनिटी के साथ या कश्मीरियों के साथ ये सलूक करेंगे तो फिर आपकी गवर्नमेंट को उस रिएक्शन के लिए जो है वो प्रिपेयर रहना चाहिए। तो पूरे का पूरा इंडिया मीडिया जो है उनके पीछे पड़ गया कि जी आपने ये क्यों बात की है, हम तो एक वॉर हिस्टेरिया के अंदर जा रहे हैं और हम तो पाकिस्तान को मिलाइन करने जा रहे हैं। तो मतलब ये है कि जो भी उनके मुल्क के अंदर उनको कहेगा कि अपने हाउस को इन ऑर्डर करें। अब आप देखें ना कि पाकिस्तान तो चलें साइड पर छोड़े, चूँकि जितनी भी सब कॉन्टिनेंट की हेजमनी है उसके अंदर इंडिया के आगे सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान है। लेकिन आप बाकी ममालिक के अंदर भी जा, क्या बांग्लादेश के साथ उनके रिलेशंस अब ठीक है? क्या नेपाल के साथ उनके रिलेशंस ठीक है? भूटान के साथ उनके रिलेशंस ठीक है? श्रीलंका के साथ उनके रिलेशंस ठीक है? चाइना के साथ उनके हैं? तो अगर सारे नेबरिंग कंट्री के साथ उनके रिलेशंस ठीक नहीं है तो फिर प्रॉब्लम जो है वो उन्हीं के अंदर है ना, उस प्रॉब्लम का जी। लेकिन उसका मैं ये समझता हूँ कि जो उन्होंने टाइमिंग चुनी कि जी पाकिस्तान के अंदर एक जो पॉलिटिकल एक है, लोगों के डिफरेंसेस हैं, या अफगानिस्तान वाला एक इशू है या बलूचिस्तान वाला है, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो है बड़ा बिफिटिंग किस्म में रिस्पॉन्स दिया है कि हमारे पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस हैं वो अपनी जगह, लेकिन इस इंडिया के मामले के अंदर जो है वो हम हुकूमत के भी साथ हैं, हम उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मीटिंग के भी साथ हैं, अपनी फौज के भी साथ हैं। और क्लियर कट जो स्टैंस आया आज आपकी सेनेट के अंदर देख लें कि सारी पार्टीज बोली, मौलाना फजल रहमान साहब ने आज जो क्लियरली स्टैंस लिया है उन सारी चीज़ों के अंदर, और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो एक रिलीजियस था उनकी उन्होंने किया है, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर सारा किया है। तो वो चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे उन्हें इस चीज़ का मैसेज चला जाएगा। और दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान हमेशा से, जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि हम चाहते थे मामला बेहतर हो या हो, लेकिन जिस तरह की इंडिया ने एक लूज बॉल की है आपकी इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जाके उन्होंने एक लूज बॉल की है, अब उसकी पिदराई उन्हें भी नहीं मिल रही और पाकिस्तान को भी। ये उसी तरह है कि जब 1998 के अंदर जो है इंडिया इस जोन के अंदर आया कि जी हम अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और पाकिस्तान तो करेगा नहीं, तो फिर हमने उनके मुकाबले के अंदर 5 जो हैं वो ज़्यादा किए। तो मेरा ख्याल है कि अब भी एक सेंसिबल इस चीज़ के अंदर ये आएगा कि जो कश्मीर का इशू है, और बुनियादी बात अभी भी आप इस सारी जो कंट्रोवर्सी है तो उसके अंदर आर्मी चीफ की जो स्पीच उन्होंने की है ओवरसीज पाकिस्तानी फंक्शंस के अंदर, उसी को उन्होंने बुनियाद बनाया है कि आर्मी चीफ ने 2 नेशन थ्योरी पे बात की है, आर्मी चीफ ने जो है वो कश्मीर के इश्यूज पे बात की है, आर्मी चीफ ने ये कहा है कि हिंदू और है, और इसमें कौन सी बात? हमारे कायदे आजम ने कहा जब पाकिस्तान बनने लगा कि हमारा हर शय आपसे मुख्तलिफ है, रस्म व रवाज मुख्तलिफ है, खाना पीना मेल जोल, हम खुले लोग हैं, आप किसी और के। तो वो जो इंडियन माइंडसेट है उसको जो प्रॉब्लम आई है उसकी वो रिफ्लेक्शन जो है वो आपको आई है। लेकिन जब भी वो चीज़ आती है
उससे एक स्ट्रॉन्ग स्टैंस के साथ जो है वो पाकिस्तान या पाकिस्तान के लोग जो है वो आते हैं। और इस दफ़ा मीडिया को भी क्रेडिट देना चाहिए कि पहले 2 दिन मीडिया के अंदर ये चीज़ें लो प्रोफाइल के अंदर रही हैं। और पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि जिस लैंग्वेज के अंदर इंडियन मीडिया ने बात की है उसी लैंग्वेज के अंदर अब पाकिस्तान का मीडिया इंतहाई सेंसिबल मीडिया है, जो मीडिया एथिक्स है उसके मुताबिक हम लोग चलते हैं, सारी चीज़ें इसी के मुताबिक अपनी नशरियात है उसको हम तरतीब देते हैं। भारत के लिए सिर्फ यहाँ पे एक यही मैसेज है कि हम दीगर जो नेबरिंग कंट्रीज़ जिसका भी हाफिज साहब ने तस्करा किया, मैं नाम नहीं लेता, पाकिस्तान वो नहीं है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। माजी में भी आप बहुत से एडवेंचर मिस एडवेंचर करने की कोशिश करते रहे, आपको हमेशा मुंह की खाना पड़ी है। अगर इस बार भी इस तरह की कोई एविज दिमाग में आ जाती है, अगर आपने इस तरह की कोशिश करने की कोशिश भी की तो डेफिनेटली इस बार भी आपको मुंह की खाना पड़ेगी। साथ में दुनिया के लिए भी यहाँ पे एक चीज़ है कि मसला कश्मीर यूनाइटेड नेशन की एजेंडे पर मौजूद है, करारदादें मौजूद हैं। जब तक रेजोल्यूशन, जब तक आप इसको हल नहीं कराते तो इस रीजन में पीस आना संभव मुश्किल है। इसका अगर हल हो जाए तो डेफिनेट ये बॉर्डर भी जो है पीसफुल हो सकता है, ये रीजन जो है ये पुरसुकून हो सकती है। आप तमाम मौजूद मेहमानों का आज की सिचुएशन रूम में शमूलियत का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के इस रूम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।